तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए एक बार सब लोग गायत्री मंत्र कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। आज का जो विषय है ये एक तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट विषय है। आप लोगों ने बहुत सारे विषयों पे सुना होगा, पर आज के विषय के ऊपर जो हम यज्ञ की वैज्ञानिकता के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, यज्ञ का जो वैज्ञानिक पक्ष है उसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे आज, और ये देखना चाहेंगे कि ये कितना यज्ञ जो है आज के समय में रेलेवेंट है, इसके जो लाभ हैं वो कितने हैं हमारे। अगर हम देखेंगे यज्ञ से तो हम सभी परिचित हैं, यज्ञ से आप सभी लोग परिचित होंगे, कभी न कभी यज्ञ और हवन अग्निहोत्र घर में किसी न किसी फॉर्म में सब लोगों ने किया ही होगा। लेकिन इसको हम लोग एक रिलीजियस रिचुअल की तरह अभी तक करते आ रहे हैं, और हम उसकी एक श्रद्धा है, भावना है, उसके साथ एक जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हम कर देते हैं। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि यज्ञ हमारे जीवन के ऑलमोस्ट सारे ही पहलुओं से जुड़ा हुआ है, और इसका प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन के हर पक्ष पे पड़ता है, चाहे वो हमारा अपना शरीर हो, चाहे वो हमारा अपना वातावरण हो, पर्यावरण हो, मिट्टी हो, जल हो, ये हर एक पहलू को प्रभावित करता है। तो यज्ञ की अनंत महिमा जो हमारे वेदों में गाई गई है, अगर हम देखें तो आप हर एक वेद में यज्ञ की बहुत महत्ता की है। हर इवेंट पे यज्ञ करते हैं, राजा से लेके एक सामान्य जो उस समय प्रजा होती थी वो भी किसी न किसी फॉर्म में अग्निहोत्र को करती थी डेली में। तो चलिए मैं आज अपना प्रेजेंटेशन शुरू करती हूँ। आई विल शेयर माय स्क्रीन। मेरी स्क्रीन दिखाई पड़ रही है? जी, अच्छा, चलिए मैं बता दूं कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में इस समय डायरेक्टर जनरल के पद पे काम कर रही हूँ। और ये जो यज्ञ के ऊपर रिसर्च का काम था, ये मेरा लगभग 18 साल हो गए। 2003 से मैंने प्रारंभ किया था। मैंने अपनी पीएचडी की थी देव संस्कृति विश्वविद्यालय से और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर के। तो मेरी जितने भी रिसर्च है पीएचडी की, वो सारी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ हुई है, और वहाँ के जो मेंबर सेक्रेटरी थे वो मेरे को गाइड थे। तो जितने उनके जो प्रोटोकॉल्स थे वो सारे मैंने फॉलो किए थे अपने रिसर्च में। तो मैं अपनी रिसर्च के बारे में जब बताऊंगी, उसके पहले मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि यज्ञ का जो इतने लाभ बताए गए हैं वो क्या है। शॉर्ट में हम ये देख लेते हैं कि यज्ञ जो है वो रोग निवारण के लिए प्रयोग किया जाता था पहले, इंसानों का भी और पशुओं का भी। जानवरों के लिए भी कोई बीमारी हो तो उनको यज्ञ के द्वारा ही ठीक की जाती थी। आज भी हम देखते हैं कुछ लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं कि गाय जहाँ पे बांधी जाती है वहां पे हवन करते हैं, और गाय का वो जो दूध है वो क्वालिटी इंप्रूव कर जाती है, ज्यादा उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो इस तरीके से रोग निवारण में हेल्थ के लिए प्रयोग होता था।
वायु शुद्धि यज्ञ की बहुत बड़ा एक इसका प्रॉपर्टी है कि जब हम यज्ञ करते हैं तो कहा जाता है कि ये वायु को शुद्ध करता है। तो वायु में जिस तरीके के प्रदूषण कह सकते हैं हम एक तरह से कि बीमारी के कीटाणु होते हैं जो हैजार्डस पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। दूसरा पॉल्यूशन होता है गैसीय प्रदूषण, जो विभिन्न तरीके की गैसेस होती हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऐसी। तो इनका भी जब मात्रा बढ़ जाती है तो वो प्रदूषण के फॉर्म में आ जाती है। तो कहते हैं कि ये इसको भी दूर करता है। फिर वातावरण की ये शुद्धि करता है कि वातावरण के एटमॉस्फेयर जो हमारे चारों तरफ है, इसमें बहुत सारे रेडिएशंस हैं। आज हमारे जो लाइफस्टाइल है उसमें हम जो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लैपटॉप यूज़ करते हैं, हम मोबाइल यूज करते हैं, हम अपना फ्रिज यूज करते हैं, माइक्रोवेव यूज करते हैं, टेलीविजन केबल यूज करते हैं, इन सब चीजों से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलते हैं और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है क्योंकि ये हमारे हेल्थ को भी ये काफी हद तक इफेक्ट करते हैं। फिर हमारे वातावरण में शोर होता है, नॉइज पोल्यूशन, उसका भी काफी हद तक उसके जो दुष्प्रभाव है कम करता है। विचार नेगेटिव जो विचार सब तरफ फैले, विचार भी कभी खत्म नहीं होते हैं। आपको पता है कोई भी आपके अंदर थॉट आया और आपने उसको रिलीज किया तो वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। और फिर जब हम उस तरीके के विचार सोचते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो अपने जैसे ही सजातीय विचारों को अट्रैक्ट करके लाते हैं। तो वो चूंकि एटमॉस्फेयर में होते हैं तो वो वहां से खींचते हैं। फिर पीड़ा तरंगे, पेन वेव्स, आप लोगों ने सुना होगा कि जब कहीं पे हिंसा होती है, जानवरों को लोग नॉनवेज खाते हैं, जानवरों को मारते हैं, युद्ध होते हैं या किसी का मर्डर होता है, वो सब जो पेन्स आते हैं उस समय, वो वेव्स बन के उनकी मानसिक जो पीड़ाएं हैं वो एटमॉस्फेयर में जाती हैं और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लोगों का तो ये भी मानना है, किसी ने लिखा था कि ये जो अर्थक्वेक्स और इस समय जो इतने आप देखेंगे कहीं तूफान आ रहा है, कहीं पे इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, कहते हैं वो इन सब चीजों का मिक्स्ड इफेक्ट है। फिर जल की शुद्धि, वाटर का जो पोल्यूशन है काफी हद तक वो भी कहते हैं यज्ञ से जो है ना हो सकता है साफ हो जाता है। यज्ञ में के द्वारा जो वाटर का लेवल है वो बढ़ जाता है, पीएच का बैलेंस संतुलन आप कर सकते हैं। फिर जो मृदा है या जिसको हम कहते हैं सॉइल, उसकी भी शुद्धि हो जाती है, यज्ञ के द्वारा पॉसिबल है। उसमें पौष्टिकता का संवर्धन हो जाता है, कार्बन की मात्रा का संवर्धन हो जाता है, उसके अंदर जो बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है वो भी बढ़ जाती है। जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसेस हैं उनकी भी जो गुणवत्ता है वो इम्प्रूव हो जाती है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो ये लाभ है। इसके अतिरिक्त अन्य लाभ है जैसे कि वृक्षों का संरक्षण एवं संवर्धन यज्ञ के द्वारा संभव है। जलवायु ऋतु चक्र का नियमीकरण भी यज्ञ के द्वारा संभव है। ये सब चीजें हमारे वैदिक शास्त्रों में लिखी हुई हैं कहीं ना कहीं, और ये परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपने 2 वाङ्मय लिखे थे यज्ञ के, जिनसे मैं काफी प्रोत्साहित हुई थी पढ़ के, और मुझे लगा कि अगर यज्ञ के द्वारा इतने लाभ हैं तो हम लोग भी इसको क्यों नहीं अपनाते, इसको करके देखना चाहिए। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि वृष्टि नियंत्रण, जलवायु जो हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज आजकल हो रहा है, उसका भी सल्यूशन इसमें है, प्रकृति अनुकूलन हो जाता है। पहले के जमाने में तो लोगों ने इतनी अपनी क्षमताएं बढ़ा ली थी और वो यज्ञ के द्वारा कि प्रकृति को अपने अनुकूल कर लेते थे कि बहुत गर्मी है तो वो अपने हिसाब से उसका टेम्परेचर कर लेना, बादल ले आना, पानी बसा देना, इस तरह की चीजें वो मैनेज कर सकते थे। फिर और भी ऐसे भौतिक बहुत सारी चीजें, जैसे साम्राज्य के पहले प्राप्ति के लिए लोग यज्ञ करते थे, है ना, भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते थे, शत्रुओं पे विजय के लिए करते थे, दिव्य शस्त्रों की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते थे। तो ये तो भौतिक लाभ हो गए थे जो हमको दिखते हैं और हमारे चारों तरफ चीजें हैं उनके लाभ। इससे भी ज्यादा लाभ जो हैं वो आध्यात्मिक लाभ बताए गए यज्ञ के। इनमें से कुछ लाभ यहाँ पे लिखे हैं मैंने कि यज्ञ के द्वारा जो है आत्मा का निर्मलीकरण करता है। क्या यज्ञ हमारी इनर कोर को टच कर देता है और उसको प्रभावित करता है, तो ये आत्मा को निर्मल करता है। फिर हमारे ये व्यक्तित्व का परिष्कार करता है, हमारे आत्मबल का संवर्धन करता है। मैं बस शॉर्ट में ही जस्ट आपको बता रही हूँ क्योंकि इसके आगे भी काफी कुछ मुझे बताना है। आध्यात्मिक विकास एवं आत्मोत्कर्ष में ये मदद करता है। इवन यज्ञ के द्वारा लोग आप
मोक्ष की भी प्राप्ति कर सकते हैं, यहाँ तक उसमें लिखा है। और घर, समाज एवं राष्ट्र में शांति और समृद्धि ला सकता है। और यज्ञ के द्वारा जो सबसे बड़ी प्राप्ति होती है वो हमें प्राण की जो ऊर्जा है, प्राणिक ऊर्जा, ये बरसती है जहाँ पे यज्ञ होता है। हम सुनते हैं कि यज्ञ में अच्छा लगता है, तो यज्ञ में क्या होता है कि प्राण ऊर्जा बहुत आती है, और वो जो ऊर्जा आती है दैट इज द हीलिंग एनर्जी, जो कि हमें भी प्रभावित करती है, हील करती है, और बाकी सारे एटमॉस्फेयर को भी प्रभावित करती है। तो लेकिन ये सारी बातें हमारे शास्त्रों में लिखी हैं, वेदों में लिखी हैं, पर आज के परिप्रेक्ष्य में क्या ये रेलिवेंट है? आज के परिप्रेक्ष्य में क्या हम इनको सोच सकते हैं कि जो हम हवन करते हैं जिसमें इतना धुआं निकलता है, सब लोग हमसे, कई लोगों ने ये कहा कि भैया कि जब आप करते हो तो इतना धुआं तो निकलता ही है, तो वो तो खुद ही पोल्यूशन कर रहा है, फिर आप कैसे सोचते हो कि यज्ञ जो है वो वायु को शुद्ध करेगा, पोल्यूशन को दूर करेगा? हम जहाँ पे डेली यज्ञ करते हैं वहां ऊपर छत पे देखेंगे कालिख लग जाती है। तो ये भी एक लोगों का आक्षेप रहता है यज्ञ के ऊपर कि यज्ञ से इतनी कालिख निकलती, कार्बन निकलता है, तो यही हमारे सांस के साथ अंदर जाता होगा, तो हमारे लंग्स में भी जाता होगा। तो इन सब चीजों का जो यह गुरुदेव ने लिखा है कि भाई ये जो एक विधा थी इसके बहुत सारी कड़ियां लुप्त हो गई आज। तो इस संदर्भ में हमें नई खोज करनी होगी और हमें ये देखने की आवश्यकता है कि यज्ञ यदि वास्तव में उपयोगी है तो इसे एक प्रामाणिक विज्ञान के स्तर पर हमें विकसित करना चाहिए। आज जितनी भी आप विधाएं देखेंगे जो इतनी डेवलप हो चुकी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मेडिकल साइंस, ये सारी रिसर्च के वजह से ही डेवलप हुई है और इनमें शोध होती रहती है, चलती जा रही है, इसी से ये डेवलप होती जा रही है और इस्टेब्लिश होती है। क्योंकि यज्ञ की विधा जो थी, इसके बीच में जो पीरियड आया था जब बहुत सारे इन्वेंशंस हुए थे, दूसरी सभ्यताएं आई थी, उन्होंने, दूसरी संस्कृतियों ने इसको मिटाने की कोशिश की, तो इसकी बहुत सारी कड़ियां खो गई। पर कहीं ना कहीं यज्ञ हमारे जड़ों में था, तो इसलिए वो जड़ें बची रहीं। वो जड़ें अब फिर दोबारा से कुछ लोगों ने, महानुभाव जैसे परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी, दयानंद सरस्वती जी, इन लोगों ने उसको रिवाइव किया है और इसको दोबारा से समाज में, इंसान के सामने, ये हम लोग के सामने लेके आए हैं कि भाई ये जो एक विधा थी जिसकी इतनी महानता थी, इसकी इतनी महत्ता थी, हमने उसको खो दिया, तो इसको दोबारा से रिवाइव किया जाना चाहिए। तो इसके ऊपर आज रिसर्च करने की जरूरत है। तो मैंने इसी से प्रेरणा लेकर के और इसी को अपना शोध का विषय बनाया कि पोल्यूशन तो सब तरफ बहुत है, कोई सोल्यूशन दिखता नहीं है। कुछ चीजें हम लोग कर रहे हैं प्रिवेंटिव, लेकिन उससे भी चीजें बहुत ज्यादा तो इम्प्रूव हुई नहीं है। तो सोल्यूशन के चक्कर में ये यज्ञ को मैंने देखा, पढ़ा, और फिर गुरुदेव का वांग में पढ़ा, और फिर मैंने अपना इसमें शोध करना प्रारंभ किया था। 2003 से जब मैंने प्रारंभ किया था, उसमें मैंने जो रिसर्च की उसके कुछ वैज्ञानिक प्रयोगों को मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने डिस्कस करती हूँ, और मैं ये बताऊंगी कि आप लोगों को कि आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहेगा और काफी इंटरेस्टिंग रहेगा सेशन। ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मुझे, मेंबर सेक्रेटरी ने लिख के दिया था। ये सर्टिफिकेट की जो भी डेटा मैंने यूज किया वो ज्वाइंटली सीपीसीबी और मैंने जनरेट किया था, और इसके प्रयोग में सारे जो प्रोटोकॉल्स थे सीपीसीबी के वो फॉलो किए गए। ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये मैंने इंडोर एक्सपेरिमेंट एक किया था। ये तो मैंने बहुत सारे थे, पर एक यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ। इसमें मैंने हवा में जो कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, जो पैथोजेंस होते हैं, इनके ऊपर यज्ञ का क्या प्रभाव होता है, ये स्टडी करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए थे। तो हवन के एक दिन पहले एटमॉस्फेयर की सैम्पलिंग की थी, और उसमें कितने बैक्टीरियाज, कितने फंगस, कितने बाकी पैथोजेंस थे, वो सैम्पलिंग करके देखे। फिर हवन वाले दिन करके देखे। फिर हवन के बाद मैंने कि कितने दिन तक उस हवन का इफेक्ट होता है। 7 दिन तक उसको कंटिन्यू किया सैम्पलिंग, और इसके जो रिजल्ट्स थे दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इधर अगर आप देखेंगे, ये जो ग्राफ है इसमें आप देखेंगे कि जो सबसे ऊपर एक लाइन है ये बैक्टीरियाज की है, उसके नीचे फंगस है, उसके नीचे पैथोजेंस हैं। तो जो एटमॉस्फेरिक माइक्रोब्स हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, पैथोजेनिक,
उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा यज्ञ का। आप देखिए कि हवन के एक दिन पहले जो बैक्टीरिया की कॉलोनीज थी वो 90 थी। हवन वाले दिन ये घट करके 37 रह गई बैक्टीरियाज। हवन के एक दिन बाद ये घट करके 16 थे, 4 दिन बाद ये 9 थे, और 7वें दिन भी ये फर्दर घट करके 7 रह गए थे। आप ये देखिए कि एक दिन मैंने हवन किया था, उस हवन का एक दिन प्रभाव ये था कि उसी दिन घट करके ऑलमोस्ट 60% ये कम हो गए थे बैक्टीरियाज, और उसके बाद 7वें दिन तक उसका इफेक्ट कंटिन्यूअस ये बना रहा, बना ही नहीं रहा बल्कि और मजबूत होता चला गया। तो एटमॉस्फेयर में ये सिर्फ 7 रह गए थे 7वें दिन, यानी कि 92% की कमी थी एज कंपेयर टू द बैकग्राउंड। सिमिलर इफेक्ट अगर आप देखेंगे तो फंगस पे भी था। फंगस 32 थे एक दिन पहले, हवन वाले दिन घट करके 10 रह गए, और 7वें दिन भी ये घट करके 3 थे सॉरी। और ये पैथोजेंस जो थे बाकी, अगर हम इनको देखें तो ये 14 थे बैकग्राउंड में, और ये भी घटते घटते ये आखिर लास्ट डे ये 3 बचे थे। तो यहाँ पे 79% की कमी पैथोजेंस में थी, फंगस में 88% की कमी थी, और बैक्टीरियाज में लगभग 92% की कमी थी, विच इज रियली गुड। ऐसा कोई आपको एयर पोल्यूशन कंट्रोलर कोई मिल ही नहीं सकता एयर प्योरीफायर कि इमीडिएटली इतना कम कर दे और उसके बाद वो बनी रहे 7 दिन तक आपके घर का एटमॉस्फेयर जो है वो साफ बना रहे। तो देखिए क्या हुआ कि जो पहला हमारा एक हम सुनते हैं ना कि यज्ञ जो है वो वातावरण को कीटाणु निरोधक बनाता है, ये एक पोस्टुलेट हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, वायु को शुद्ध करता है। यहाँ हमने वो करके देख लिया कि वायु को इसने कितनी हद तक शुद्ध किया कि 7 दिन तक, एक दिन हवन किया और उसका प्रभाव 7 दिन तक बना रहा। एटमॉस्फेयर में इतना ज्यादा चार्ज था या प्राण थे या ऊर्जा थी, जो भी आप कह सकते हैं, कि उसकी वजह से एटमॉस्फेयर में कोई भी जो बैक्टीरिया जो हमारे फंगस हार्मफुल हैं वो नहीं पनप पाए। और ये बहुत बड़ी एक रिसर्च है, और ये खाली एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, ऐसे मैंने कई एक्सपेरिमेंट्स किए थे, कुछ मेरी पीएचडी में इंक्लूडेड हैं। बाकी ट्रेंड तो सिमिलर ही था सब में, फिगर्स थोड़ी अलग अलग थी। तो यज्ञ के बारे में एक चीज जो कही जाती कि एक चैतन्य प्रयोग है ये, इसमें जो हमारी प्रयोग है ये कीटाणुओं को मारता है, लेकिन उन्हीं कीटाणुओं को मारता है जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। ये जो हमारे लिए फ्रेंडली बैक्टीरियाज या पैथोजेंस हैं, फंगस है, उनको नहीं मारता है। और ये फंगस के ऊपर अगर आप देखेंगे आज समस्या भी आ रही है कोविड के टाइम की। कोविड के टाइम में भी आज लोग बड़े परेशान हैं ये कि बाद में जो ब्लैक फंगस के प्रॉब्लम है उसका क्या करें, उसको कैसे सॉल्व करें। तो हवन का जो धुआं है ये आप देखिए कि कितना इफेक्टिव है। इसमें मैंने मात्र 75 ग्राम हवन सामग्री का प्रयोग किया, और उससे आप देखेंगे हवन का प्रयोग वाले दिन ही ये घट करके 60 to 70% खत्म हो गए थे। तो अगर हम थोड़ा और ज्यादा हवन सामग्री प्रयोग करें तो क्या हो, इस प्रयोग को अगर हम देखना चाहेंगे तो ये एक लखनऊ के साइंटिस्ट थे NBRI के, उन्होंने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने पहले कुछ लकड़ियां जला के धुआं किया और एटमॉस्फेयर में कितने बैक्टीरिया थे वो देखे। उसके बाद उन्होंने आधा किलो हवन सामग्री जलाई, और उस आधा किलो जो हवन सामग्री जलाने का प्रभाव हुआ वो ये हुआ कि 1 घंटे के अंदर वो 345 बैक्टीरिया जो बैकग्राउंड में थे इमीडिएटली 1 घंटे में घट करके 26 रह गए, और 4 घंटे में वो ऑलमोस्ट 3 रह गए थे। तो ये हवन सामग्री का प्रभाव था कि ज्यादा क्वांटिटी में जब जलाई आपने तो तुरंत आपके बैक्टीरिया जो थे ना एकदम से काफी हद तक खत्म हो गए। परंतु चूंकि उन्होंने हवन नहीं किया था तो ये प्रभाव उनका 24 घंटे तक ही बना रहा। 24 घंटे के बाद जब उन्होंने खिड़की दरवाजे खोल दिए और बाहर की हवा अंदर आई, फिर ये बढ़ने स्टार्ट हो गए थे। तो ये इन्होंने करा था एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से और मेरे एक्सपेरिमेंट में सिर्फ हमको जो एक चीज समझ में आई वो ये कि हवन की जब हम करते हैं तो हवन सामग्री की जो क्वांटिटी है ये भी मैटर करती है। यदि हम उपचार की बात करें या एटमॉस्फेरिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो क्वांटिटी भी उसमें
सफिशिएंट होनी चाहिए। तो अगर हम 15 बाय 15 के कमरे में कर रहे हैं तो 100 ग्राम कम से कम हवन सामग्री से हम हवन जरूर करें, ताकि आपके कमरे का, आपके घर के अंदर का जो एटमॉस्फेयर है वो काफी हद तक साफ हो जाएगा। तो ये एक हमारी फाइंडिंग थी जो कि बहुत अच्छी थी। इसके बाद मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स और किए थे। उसमें ये था कि हमसे अक्सर लोग ये भी कहते थे कि कुछ भी धुआं करिए, फ्यूमिगेशन करिए, कीड़े तो भाग जाते हैं, फिर हम हवन ही क्यों कर रहे हैं, हवन में ऐसी क्या चीज है। दूसरे यही था कि हवन भी इतना धुआं करता है, पोल्यूशन करता है, तो व्हाट इज सो ग्रेट, आप दोनों मतलब इस चीज को प्रमोट कर रही हैं आजकल के समय में, जो कि इतना जलाता है, धुआं करता है और पोल्यूशन करता है, घर गंदा करता है। तो इसको देखने के लिए कि भाई हवन का धुएं में और एक साधारण धुएं में क्या प्रभाव पड़ा, दोनों में कुछ अंतर है कि नहीं है। मैंने 2 जगह हवन किए, एक जगह साधारण धुआं किया और एक जगह हवन किया, और इनको स्टडी एटमॉस्फेयर के ऊपर जो पोल्यूशंस, माइक्रोब्स थे, इनके ऊपर इनका प्रभाव देखा। तो इसके ऊपर जो मुझे प्रभाव देखा वो आपके सामने है, और ये और भी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स थे, क्योंकि जहां पे मैंने यज्ञ किया, आप पहले वाला ये देखेंगे कि बैकग्राउंड में ये बैक्टीरियाज के जो कॉलोनीज थे वो 52 थे। जिस दिन हवन किया था उस दिन ये घट करके 31 रह गए, और उसके 2 दिन बाद ये घट करके 11 रह गए। यानी कि इनका ट्रेंड वही था कि हवन वाले दिन से घटना स्टार्ट हुए और आगे भी घट रहे थे। लेकिन जहां पे साधारण धुआं किया गया वहां पे देखिए क्या हुआ, वहां पे ये बैकग्राउंड में तो 27 थे। जिस दिन एक्सपेरिमेंट किया यानी कि साधारण धुआं किया, ये घट करके ये बढ़ के 49 हो गए, और उसके बाद एक दिन के बाद ये बढ़ करके और 57 हो गए। आप देखिए 111% की इसमें इंक्रीज हो गई। दोनों के साथ साथ होने के बाद भी एक जगह पे ये हो रहा है, दूसरे थोड़ी दूर पे दूसरे फ्लैट में ये किया था साधारण धुआं वाला, लेकिन ट्रेंड दोनों का बिल्कुल अलग अलग आया। फंगस में देखते हैं क्या प्रभाव पड़ा। फंगस में बैकग्राउंड में जहां पे यज्ञ किया था ये 19 इनके काउंट्स थे। उसके बाद जिस दिन हमने हवन किया ये घट करके 12 रह गए, और उसके 2 दिन के बाद ये फर्दर घट करके 6 रह गए। और जहां पे साधारण धुआं किया गया था वहां पे देखिए ये बैकग्राउंड में 7 थे, एक्सपेरिमेंट वाले दिन ये बढ़ करके 12 हो गए, और उसके एक दिन के बाद ये बढ़ के 25 हो गए, यानी कि 257% की बढ़ोतरी थी। तो वही ट्रेंड जो आपने अभी बैक्टीरिया में देखा वही हमको फंगस में भी मिला। फिर पैथोजेंस पे भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर इफेक्ट दिखा। जहां पे हमने यज्ञ किया था वहां पे तो ये 3 थे बैकग्राउंड में पैथोजेंस, और हवन के एक दिन बाद ये 2 थे। परंतु जहां पे हमने साधारण धुआं किया गया था वहां पे तो ये 2 थे, जो कि धुएं वाले दिन बढ़ करके 12 हुए, और एक दिन बाद ये घट करके बढ़ के मतलब घटे, लेकिन फिर भी ये 4 थे। तो ये जो रिजल्ट्स हैं ये बड़े विलक्षण रिजल्ट हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने ये कहा है कि जो यज्ञ की अग्नि है और साधारण अग्नि आपको देखने में एक जैसी लगती है, लेकिन इनमें जमीन आसमान का अंतर होता है, और वो आपको अंतर यहाँ पे दिख रहा है कि जो यज्ञ का धुआं है ये तो मेडिकेटेड धुआं है, जिसको हम कहते हैं मेडिसिनल फ्यूम्स हैं। इनमें जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर को क्लीन कर रहे हैं माइक्रोब से, एटमॉस्फेयर को बैक्टीरियोस्टैटिक भी बनाते हैं और कीटाणु रोधक बना रहे हैं। लेकिन जो साधारण धुआं हमने किया है ये क्या था, ये पोल्यूशन था, प्रदूषण था, गंदगी थी, और ये गंदगी क्या हुई, ये इनका माइक्रोब्स का भोजन बन जाती है। कहते हैं ना कि जहां पे गंदगी होती है वहीं पे बीमारियां पनपती हैं। तो जहां पे आपने पोल्यूशन किया वहीं पे ये माइक्रोब्स थे, तो इनको भोजन मिला और ये इनकी संख्या बढ़ने लग गई, और बढ़ करके फिर इनका ये प्रभाव रहता है कि ये और मात्रा में बढ़ जाते हैं और ये हमारे ऊपर इफेक्ट करते हैं, नेगेटिव इफेक्ट लाते हैं। तो आग दोनों जगह जलाई, दोनों जगह ही वो हुआ, लेकिन जहां पे हमने हवन किया था वहां पे हमने देसी घी, गुड़, हवन सामग्री का प्रयोग करके और मंत्रों का प्रयोग करके प्रॉपर एक हवन किया। उसका ये प्रभाव हुआ था कि वातावरण में जो कीटाणु थे वो कम होने लगे और आगे भी कम होते चले।
लेकिन जहाँ पे हमने साधारण धुआं किया वहां पे ये तुरंत ही बढ़ने लगे और अगले दिन भी ये बढ़े रहे। तो ये जो रिजल्ट्स है मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब लोग नोट करें, और जहां भी आप आगे कहीं मिले लोगों से और चर्चा करें तो जरूर ये बताएं कि ये और ये प्रभाव, ये जो रिजल्ट है ये मेरे नहीं है, ये सीपीसीबी की फिगर्स हैं, उनके ही ये पेट्री डिशेस वो देते थे, मैं यहाँ पे एक्सपोज करती थी हवन के साथ में, और उसके बाद वो कल्चर करते थे और इसकी कॉलोनीज काउंट करके मुझे रिजल्ट्स वहां से आते थे। तो ये एक बहुत ही विलक्षण प्रयोग, मैं तो कहूंगी कि जो यज्ञ को देखने में जो चीजें हमें दिखती हैं समझ नहीं आती हैं, जब हम उसके ऊपर प्रयोग करके देखते हैं तो हमें उनका फर्क साफ नजर आता है। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे हमारे माइक्रोबियल उस पे। उसके बाद मैंने कुछ गैसियस पोल्यूशन के ऊपर भी प्रयोग किए थे। एक प्रयोग मैं यहाँ पे आपके सामने दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि ये खुले उसमें एटमॉस्फेयर में किया था। लोग कहते थे कि ये आप कमरे में करते हैं तो एक लिमिटेड एटमॉस्फेयर है, उसमें तो फर्क चलिए हम मान लेते हैं, खुले में कितना करना पड़ेगा कि एयर पोल्यूशन कम हो जाए, कितनी देर तक करना पड़ेगा, कितना सारी सामग्री डालनी पड़ेगी, कितने घंटे करना पड़ेगा। तो ये मैंने 5 कुंडी हवन किया था 2004 में कस्तूरबा गांधी मार्ग पे इंडिया गेट के पास। और इसमें जो हवा के डायरेक्शन में गेट के पास एक हाई वॉल्यूम एयर एम्बिएंट एयर मॉनिटर रखा गया था, और उससे 8-8 घंटे पे पूरे 24 घंटे हमने सैम्पलिंग करके लिए थे नतीजे। सिर्फ मैं इसके रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करती हूँ कि पहली को चूंकि ये हवन था तो एक दिन पहले 31 जनवरी को हमने इसका बैकग्राउंड मेजर किया NO2 का, तो ये 56 ppb था। जिस दिन हवन हुआ आप देखेंगे ये घट करके 29.5 रह गया था, और 2 तारीख को ये फर्दर घट करके 22.5 रह गया। ये सिर्फ 5 कुंडी हवन था। आप लोगों से मेरी बस ये वह कि आप लोग नोट कर लें, क्योंकि आगे कभी किसी को बताना हो तो सिर्फ हवा में बातें नहीं है, और ये फिगर्स भी मेरे नहीं है, ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के दिए हुए हैं। तो आप ये देखिए कि जिस दिन हवन हुआ उस दिन तो 47% कमी आई थी एक दिन पहले की तुलना में NO2 में, लेकिन एक दिन बाद भी ये कमी बनी रही और ज्यादा हो गई, 60% ये घटी हुई थी। सल्फर डाइऑक्साइड के रिजल्ट्स देखिए तो ये और अच्छे रिजल्ट्स हैं कि ये बैकग्राउंड में ही कम थे, 11 थे, लेकिन जिस दिन हवन हुआ ये घट करके 1.5 रह गए, 86% की कमी रह गई। और उसके बाद ये बिलो डिटेक्शन लेवल सल्फर डाइऑक्साइड चला गया, 96% इसमें कमी आ गई थी। अब ये अगर रिजल्ट्स, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बिल्कुल आप इसको कंफर्म्ड मान लीजिए कि हमेशा ऐसा होता है। ये रिजल्ट्स हमको तब मिलते हैं जब हम हवन पूरे प्रॉपर सावधानियों के साथ, जो प्रॉपर विधि विधान है उसके साथ करते हैं। क्या विधि विधान जो लिखे गए हैं, वो जो विधि विधान लिखे गए हैं वो उन्होंने हमारे ऋषियों ने सावधानियां कैसी होनी चाहिए, हवन कैसे करना चाहिए, वो तरीके लिखे हैं। और यदि हम उस तरीके से हवन करते हैं, उस तरीके की सामग्री को इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं। पर क्या होता है आजकल हम जब नॉर्मली जब हम बड़े बड़े यज्ञों में जाते हैं तो मैं देखती हूँ कि जो लकड़ी लाई जा रही आम की वो बहुत मोटी होती है, उसमें छाल लगी होती है, जिसमें कभी कभी फंगस भी लगी होती है, गंदी भी होती है। कहीं कहीं पे लोग जब उसको लगाना शुरू करते हैं हवन में तो जितनी भी लकड़ियां होती है ना, लोग उसमें एक साथ लगा देते हैं। जब आग जल जाती है तो ज्यादा लकड़ी से भी वो उसके अंदर एयर सर्कुलेशन नहीं हो पाता, तो वो ढप हो जाता है, फिर धुआं निकलता है, आग बुझ जाती है। तो वो तरीके अगर आपने नहीं अपनाए, जो विधि होती है यज्ञ करने की, जो प्रॉपर तरीके हैं, तब आपके ये रिजल्ट्स नहीं मिलते। तब आप देखेंगे कि एकदम से कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत तेज बढ़ता है, बहुत तेज कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ जाता है। तो जब हम खुले में 24 कुंडी और बड़े बड़े प्रयोग करते हैं तो वहां पे अगर आप ये लगा के देखेंगे तो ये बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम एक एक कुंड को ठीक से मॉनिटर नहीं करते हैं। हम उसमें ये नहीं देख पाते हैं कि कितना कौन क्या लकड़ी कितनी लग रही है, कैसे लग रही है। कोई ऐसे ही लगा दे रहा सारी लकड़ियां, कहीं पे घी पहले ही डाल दिया, बात के लिए घी नहीं छोड़ा। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं कि हम मॉनिटर करें।
और वाङ्मय नंबर 26 में अगर हम देखें तो गुरुदेव ने बाद में ये लिखा है यही चीज कि जो यज्ञ की सावधानियां हैं पहले तो ये लिखी, फिर उन्होंने कहा है कि भाई ये जो यज्ञ है ये कभी भी आप 5 कुंडी या 9 कुंड से ज्यादा नहीं करिए, क्योंकि आप उसके बाद उसको मॉनिटर नहीं कर सकते हैं। बहुत ही विशेष परिस्थितियों में इससे बड़े बड़े यज्ञ किए जाने चाहिए। और फिर उस जो बड़े यज्ञ होते हैं, जब हम उसके विधान को देखते हैं तो उनके लिए एक पूरी मॉनिटरिंग कमेटी बनती थी। उसमें एक ब्रह्मा होता था, उसमें अध्वर्यु होते थे, होता होते थे, उद्गाता, मतलब पूरी एक टीम होती थी बहुत सारे लोगों की, जितना बड़ा है कि एक एक कुंड के ऊपर हम निगरानी रख के और उसको मैनेज कर सकेंगे। यही रिजल्ट्स अगर हम देखेंगे तो ये ग्राफिकली, ये जो मस्टर्ड कलर में है बाज, ये NO2 है, और रेड में सल्फर डाइऑक्साइड। तो NO2 भी घट गई और सल्फर डाइऑक्साइड भी घट गई। तो ये प्रयोग जो था ये मैंने 1 साल के बाद दोबारा भी किया था, और तब भी मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट्स मिले थे। तो ये तो मेरी कुछ PhD के थे एक्सपेरिमेंट्स जो मैंने यहाँ पे शेयर किए। उसके बाद भी मैं अपनी, चूंकि PhD के बाद भी मेरा काम चालू रहा है, और हम लोगों ने बहुत सारे अभी प्रयोग किए हैं हेल्थ के ऊपर, जो जिसको हम यज्ञोपैथी कहते हैं। यज्ञोपैथी मतलब यज्ञ के द्वारा उपचार, चाहे वो हम ह्यूमन ट्रीटमेंट करें या हम एटमॉस्फेयर का ट्रीटमेंट करें या हम एनवायरनमेंट का ट्रीटमेंट करें, वो पूरा यज्ञोपैथी का एक बहुत बड़ा ब्रॉड एरिया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ हेल्थ के ऊपर ट्रीटमेंट किए थे। दिल्ली में गायत्री चेतना केंद्र नोएडा है, जहाँ पे 11 डायबिटिक रोगियों के ऊपर हमने प्रयोग किया था। इनके एक प्रोटोकॉल होता है यज्ञोपैथी ट्रीटमेंट का, वो हमने फॉलो किया था। जितने भी पेशेंट्स थे उनको हम लोगों ने सेंटर पे ही बुलाया था, और 30 दिन का उनको हमने एक ट्रीटमेंट दिया था सेंटर पे। तो हवन, जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ उसके पहले उनके हमने लेवल्स शुगर के मेजर कर लिए थे, और उनकी जनरल जो प्रॉब्लम्स थी वो मेजर लिख ली थी। फिर जब 30 दिन का ट्रीटमेंट दिया उसके बाद हमने उनके ट्रीटमेंट जो थे उसके बाद जो रिजल्ट्स थे, तो ये हमारी जो ओवरऑल फाइंडिंग थी वो ये थी कि सभी की ब्लड शुगर में कमी आई है, पर जनरली जो लोगों ने बताया कि उनका स्वास्थ्य में एक ओवरऑल समग्र रूप से आश्चर्यजनक सुधार हुआ, जो उनको अंदर से लगा। सभी रोगियों ने बताया कि वे पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं, उनको नींद अच्छी आती है, उनको दिन भर सकारात्मक चिंतन बना रहता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अभी अगर कोविड के टाइम में हम देखें तो सभी लोग, जो लोग इस दौर से गुजर रहे हैं, जिनको हो गया है या जिनके घर वालों को हो गया है, सभी बहुत ही कठिन दौर से निकले हैं, और सभी के अंदर एक एंजाइटी, एक घबराहट, एक टेंशन कि ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए, ज्यादा तबीयत खराब हो जाए। तो उसके बाद वो दौर निकलने के बाद भी आज भी लोग उससे काफी अफेक्टेड हैं। तो जिन लोगों ने यज्ञोपैथी का ट्रीटमेंट उस पीरियड में लिया है, उन सभी लोगों को मैंने ये देखा है कि दे हैव कम आउट ऑफ दिस, बहुत ही जल्दी वो बाहर भी आ गए, बहुत ही हल्के फुल्के तरीके से उनका ये बस वो स्टेंट आया और निकल गया, ज्यादा उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि जब हम कोविड की बात करते तो लोग मुझसे कहते हैं कि क्या यज्ञ द्वारा कोविड का भी इलाज हो सकता है। तो मेरा, चूंकि ये जितनी भी मेरी रिसर्च थी ये तो माइक्रोब्स पे थी, पर वायरस पे नहीं थी। डायरेक्टली मैंने वायरस के ऊपर तब नहीं किया था, लेकिन हाँ अब मैं जब करके देखती हूँ तो मुझे उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव दिखता है। एक विशेष वायरल की हवन सामग्री बनवाई है हम लोगों ने, जिससे अब जो जिनको भी दिए उन सभी को उसका बहुत लाभ मिला है। तो वायरस भी एक तरीके का माइक्रोब है, बिल्कुल अलग तरीके का माइक्रोब है। इसके ऊपर स्टडीज की जरूरत है डायरेक्टली कि हम हवन के धुएं का उस पर प्रभाव देखें। परंतु जहां तक ओवरऑल मैं अगर ट्रीटमेंट की बात करूं तो यज्ञ का जो प्रभाव है वो मानव के ऊपर 3 तरीके से पड़ता है। एक तो वो बीमारी को दूर करता है, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो इन्फेक्शियस प्रॉब्लम हो या आपकी लाइफस्टाइल की डिजीजेस हो, जैसे डायबिटीज टाइप की हो, कैंसर हो, ये सारी डिजीजेस भी ठीक करता है। दूसरा क्या करता है कि ये आपके अंदर एनर्जी लाता है, ऊर्जावान बनाता है, आपको बहुत एनर्जी महसूस होती है। उसके बाद आप ट्रीटमेंट लेते चलेंगे तो आपको दूसरे तीसरे दिन से एनर्जी महसूस होती है। और तीसरा क्या करता है, ये
एटमॉस्फेयर को तो जो कीटाणु रोधक बनाता है, तो ये आपकी बॉडी में भी आप इम्यूनिटी लेके आता है। और अगर आपके अंदर इम्यूनिटी आ जाती है तो फिर ये प्रॉब्लम्स आपकी बहुत हद तक नहीं आती हैं। तो कोविड भी ऐसे ही है। कोविड के लिए भी अगर आप नित्य हवन कर रहे हैं अपने घरों में और आप देख रहे हैं, तो अगर किसी का कहीं बाहर निकला है, कहीं से आ भी गया इन्फेक्शन, तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और जिनको नहीं हुआ, इम्यूनिटी आती जाती है और आपको जल्दी नहीं होगा। तो ये रिजल्ट्स मैं आगे आपके साथ शेयर करती हूँ कि एंजियोपैथी, वो कहते हैं ना कि होलिस्टिक ट्रीटमेंट जिसकी हम बात करते हैं, ये होलिस्टिक ट्रीटमेंट ही नजर मुझे आता है कि इसमें मैंने हवन सामग्री तो यूज की थी डायबिटीज का इलाज किया, लेकिन इन लोगों को इनकी डायबिटीज तो कम हुई। एक अनिल मिश्रा जी हैं, उनकी 200 से फास्टिंग घट करके शुगर की 88 रह गई थी, और जो पीपी था ये 400 से 450 रहता था दवा के साथ, ये घट करके इनका आफ्टर ट्रीटमेंट 261 रह गया। और इन्होंने ये बताया कि इनके जितनी भी प्रॉब्लम्स थी सभी में इनको बहुत फायदा लगा। ऐसे श्रीमती गीता मिश्रा जी हैं, इनकी भी ब्लड शुगर 300 फास्टिंग आई थी जब हमने ट्रीटमेंट दिया उसके पहले, ये घट करके 183 रह गई 1 महीने में। और इनका जो फास्टिंग के बाद जो पीपी था 400 था, ये भी घट करके 272 रह गया। तो इससे किसी सभी को ये बहुत इम्प्रूवमेंट लगा। लेकिन इसके साथ साथ उन सबको अपने, किसी के घुटने में दर्द था उसमें बहुत फायदा लगा, किसी के बॉडी वेट नहीं कम होता था उसमें फायदा लगा, किसी को अपने एनर्जी लेवल्स में इम्प्रूवमेंट लगा, तो किसी ने बताया कि हमारी पॉजिटिव थिंकिंग बहुत इम्प्रूव हुई। ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये जो चीजें थी, ये हमको ये समझ में आया कि आपका जो पूरा जो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट है वो यज्ञोपैथी द्वारा संभव है। अगर 1 महीने में हमें इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो यदि हम जो 3 महीने का इसको प्रिस्क्राइब करते हैं कि अगर आपकी कोई क्रोनिक डिजीज है, तो डिपेंडिंग कि कितनी पुरानी है और कितनी गहरी है, वो 3 से 6 महीने तक का हम टाइम उसमें मांगते हैं। पर फिर वो उसके बाद वो परमानेंटली आपकी ठीक हो जाती है। आपको एक लाइफस्टाइल और एक अपना प्रोटोकॉल इसका फॉलो करना पड़ता है। एक हमने शिविर किया था जयपुर में जोड़ों के दर्द पे, ये हमने जयपुर में चलाया था। 10 दिन का ही शिविर था, क्योंकि लोग इतना टाइम दे नहीं पाते हैं, तो 10 दिन में 5 लोगों ने भाग लिया था। इनके रिजल्ट्स मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि 10 दिन में जो ये चंद्रकला शर्मा मैडम हैं, इनको गायनी की प्रॉब्लम बहुत थी पहले, इनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, बढ़ा रहता था, एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, इनको घुटने का दर्द बहुत रहता था, नींद की प्रॉब्लम थी, नींद नहीं आती थी, ओवरवेट थी, और एक इनकी प्रॉब्लम थी कि इनके पैर के अंगूठे में स्वेलिंग रहती थी 10 साल से, वो कभी इनके ठीक नहीं हुई। 10 दिन के ट्रीटमेंट में इनको अपनी गायनी प्रॉब्लम में लगभग 70% का लाभ महसूस हुआ। बीपी में 50% इनका बीपी घट गया, एसिडिटी में इनको 50% आराम मिला, घुटने के दर्द में भी लगभग 50% का आराम मिला, नींद भी बता रही थी कि अब पहले से बहुत अच्छी हो गई है, 50% आराम मिला, वेट इनका 10 दिन में 3 किलो कम हो गया, और इनके जो अंगूठे में स्वेलिंग थी वो 100% ठीक हो गई। वो जो जा नहीं रही थी इतने दिनों से, वो इनकी चली गई। तो ये सिर्फ मैं आपको इसलिए दिखाना चाहती हूँ कि जो समग्र उपचार की हम बात करते हैं वो ये समग्र उपचार होता है। ये नहीं कि आपकी बीमारी तो ठीक हो गई पर आपको कमजोरी आ गई, आपके अंदर डिप्रेशन आ गया, आपके साइड इफेक्ट्स कुछ दवाइयों से आ गए, तो फिर आप मतलब यू गो डाउन, एनर्जी लेवल कम हो जाते हैं आपके। यज्ञ के बाद जो ऊर्जा आती है लोगों की, वो ओवरऑल लोगों को इम्प्रूव करती है। तो ऐसे ही एक गीता गोयल मैडम है, इनको अगर आप देखेंगे, इनके ना बैक पेन रहता था, और ये लंबा उन्होंने ट्रीटमेंट लिया था कई अस्पतालों में, EHCC हॉस्पिटल, नारायणा हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, पर उनको नहीं आराम मिला था। और इस 10 दिन के शिविर में उनको 80% आराम मिल गया। आप सोचिए, तो खाली एक, अगर हम अपनी जीवनचर्या में 1 घंटा उन्होंने दिया था इसके लिए, और 10 दिन में उनको इसी कैंप में 80% का रिलीफ मिल गया था। और उनके नी पेन भी उनको घुटने का होता था, उसमें भी उनको 20% रिलीफ बता रही थी मिला था। ऐसी मैडम यशोदा जी हैं, उनके भी बैक पेन था, उन्होंने भी 18 महीने ट्रीटमेंट लिया था बट फायदा नहीं हुआ,
और 10 दिन के ट्रीटमेंट में लगभग 60% वो कह रही थी आराम मिल गया उनको। उनके पैरों में नीचे जलन होती थी, उसमें भी उनको कुछ आराम मिला था। राधा वल्लभ मैडम हैं, उनके पैरों में 10 साल से स्वेलिंग रहती थी। जब उन्होंने बाईपास सर्जरी कराया होगा 10 साल पहले, उसके बाद से वो स्वेलिंग रहती थी, जाती नहीं थी। एलोपैथिक ट्रीटमेंट तो करती रहती थी लेकिन जाती नहीं थी। 10 दिन के शिविर में उनका 80% वो स्वेलिंग ठीक हो गई थी। ज्वाइंट्स पेन में भी वो बता रही थी लगभग 80% की रिलीफ है, बहुत आराम है, बहुत खुश थी वो। इन सब के वीडियोस भी हमारे पास हैं। हमारे यज्ञोपैथी का यूट्यूब चैनल है, उसमें कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। उनके पैरों में क्रैम्प्स आते थे, उसमें भी वो बता रही थी कि 80% हमारा बहुत रिलीफ है। और उनको सांस लेने की प्रॉब्लम थी, डीप ब्रीदिंग नहीं, ये पन्नालाल सोनी जी हैं, इनको सांस लेने की प्रॉब्लम थी, हार्ट की प्रॉब्लम थी। इनको 3 हार्ट अटैक्स भी आ चुके थे और इनकी हार्ट की एफिशिएंसी जो थी वो 25% रह गई थी। हम इनको थोड़ा सा लेने में घबरा भी रहे थे कि पता नहीं क्या इफेक्ट आए, बट इनके ऊपर भी बहुत अच्छा असर आया। 10 दिन में ये बता रहे थे कि अब ये ब्रीदिंग में काफी कंफर्टेबल हो गए थे, इनकी सांस जाने लगी थी और जो सांस अंदर कहते थे ले नहीं पाता हूं मैं, वो पूरी जाने लगी थी और कंफर्ट इनको आ गया था। और हार्ट की एफिशिएंसी तो हमने नापी नहीं, नपवाई नहीं, लेकिन इनको अंदर से ये लग रहा था कि बहुत रिलीफ लग रहा था। तो कहते मैं तो लगभग 80% मुझे वो एनर्जी लगता है आ गई वापस, जो मेरे पहले होती थी। तो ये जो चीजें हैं 10 दिन में अगर किसी को इतना प्रभाव पड़ रहा है, ये तो हम कहेंगे कि एक ट्रेंड आप देख लीजिए कि भाई लोगों में कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो हम इसको यदि कंटिन्यू करेंगे 30 दिन तक, तो नेचुरली 60 दिन फिर 90 दिन में तो बहुत इसका इफेक्ट आएगा। और ये जो इफेक्ट आता है ये हमने देखा ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है। लेकिन इन सब के साथ हमको अपनी वही बात है जो आयुर्वेद के कुछ नियम होते हैं कि दिनचर्या को हमें अपनी संयमित करना पड़ता है। हमें अपने जो क्रियाकलाप हैं उनको कहीं ना कहीं एक लिमिट में रखना पड़ता है, तब जाकर के ये आपको रिजल्ट्स परमानेंटली मिलेंगे। तो अब इसके बाद मैं आती हूँ, एक कुछ और हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स थोड़े डिफरेंट हैं। ये हम जानते हैं कि हमारे अंदर एक एनर्जी होती है, बायो एनर्जी, जिससे हमारे शरीर के सारे क्रियाकलाप चलते रहते हैं। और जब हम बीमार पड़ते हैं तो ये ऑरा या हमारी बायो एनर्जी ये डाउन हो जाती है और फिर बीमारी हमारी आ जाती है। तो जिन जिन अंगों में एनर्जी कम होती है वहां वहां प्रॉब्लम्स तुरंत बढ़ जाती हैं। तो ये एनर्जी जो है ये संतुलित होनी चाहिए और हमारे जो लेफ्ट और राइट ऑर्गन्स हैं, ब्रेन है, ये अलाइंड होना चाहिए। ये जितना अलाइंड है हमारा उतना ज्यादा हम फोकस्ड रहते हैं, हमारी सोच ठीक रहती है और हमारे क्रियाकलाप शरीर के ठीक चलते रहते हैं। तो एक किरलियन फोटोग्राफी का कैमरा है, हम लोगों ने वो खरीदा है, बायोवेल कहलाता है। इससे आपके बॉडी की जितनी पूरी इंटरनल स्कैनिंग करके और आपकी एनर्जी का ये पूरा वो दे देता है। इसमें इंटरनल एनर्जी कोई नापता है, आपके चक्र जो 7 चक्र हैं उनके उनका अलाइनमेंट दिखा देता है कि कहाँ है अभी, उनके इंटरनल ऑर्गन्स की एनर्जी कैसी है, उनका बैलेंस कैसा है, हमारे स्ट्रेस, हमारे अंदर एंजाइटी है उसमें वो कितनी, वो सब आपको मतलब पूरा इंटरनली आपका वो एनाटॉमी करके एनर्जी की बात वो दिखा देगा। तो एक हमने 7 लोगों पे प्रयोग किया था, मैं एक जने की आपको रिपोर्ट शेयर करूंगी। एक्सपेरिमेंट में हमने हवन किया, उसके एक पहले हमने सब लोगों के ये रिपोर्ट्स निकाली और हवन के बाद उन लोगों की रिपोर्ट्स निकाली, तो ये देखने के लिए कि एक हवन का क्या फर्क पड़ा, किसी के ऊपर कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। ये वो बायोवेल कैमरा है, बहुत महंगा आता है, पर ये हमारे यज्ञ के लिए जो साइंटिफिक हम चाहते थे कि कोई ऐसा डिवाइस चाहिए था कि जो ये बताए कि भाई हमारी एनर्जी पे क्या प्रभाव आता है, हमारे सोच में, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की एनर्जी में क्या चेंज लाता है, तो उसको मेजर करने के लिए खरीदा है। ये देखिए आप, ये चक्र जो है ये इनका अलाइनमेंट है। हवन के पहले इन भैया का जो अलाइनमेंट था वो 92% था, बहुत अच्छा था 92%। ये भैया साधक है, खुद भी साधक है और इनका अलाइनमेंट बहुत अच्छा था। लेकिन जब हवन किया एक ही दिन, एक हवन के बाद आप देखिए इनका अलाइनमेंट
इम्प्रूव होके 96% चला गया, विच इज लाइक अ योगी। मतलब जो योगीज होते हैं इनका ही आप 92 के ऊपर आप देखेंगे कि 92 के ऊपर आते हैं जनरली। तो एक दिन के हवन का प्रभाव ये हो सकता है। तो जो लोग रोज करते होंगे उनका जो कहते हैं ना कि आपका व्यक्तित्व में परिष्कार होता है, आपके सकारात्मक चिंतन बढ़ता है, जो आध्यात्मिक हमने लाभ बताए थे, ये सब यहीं से आते हैं, और आपकी बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये जो चक्रों में जो एनर्जी प्राणों का प्रवाह है वो इम्प्रूव करता है। फिर ये उनके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, लेफ्ट और राइट। तो ये यज्ञ के पहले इनके ये एनर्जी थी लेफ्ट और राइट की, हर ऑर्गन की, और यज्ञ के बाद ये एनर्जी जो थी और इम्प्रूव होके ऑर्गन्स थोड़े और बेटर हो गए थे। ओवरऑल एनर्जी जब हम बात करें और देखें शरीर की, तो इनकी एनर्जी यज्ञ के पहले 38 जूल्स थी। ये यज्ञ के बाद एक ही दिन हवन किया और ये बढ़ करके 42 हो गई थी जूल्स। तो ये जो बायो एनर्जी बढ़ जाती है जनरली, ये भी बढ़ती तो ज्यादा ही है, लेकिन चूंकि हवन ये बड़ा वाला था, इसमें काफी देर बैठे थे, तो थोड़ा सा इंसान थक भी जाता, थकने से फिर वो एनर्जी डिसिपेट भी होती है जनरल। तो हम जब अपने घरों में करते हैं तो क्या होता है ना कि वो बहुत बड़े हवन नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा तैयारियां नहीं करनी पड़ती हैं, आप बहुत थकते नहीं हैं, तो आपकी एनर्जी इससे ज्यादा इम्प्रूव हो जाती है। और ये अगर हम देखें तो इनकी ये चारों एनर्जी, मतलब बॉडी में लेफ्ट, राइट, फ्रंट एंड ओवरऑल जो है एनर्जी उसका है। तो आप ये देखिए कि लेफ्ट की एनर्जी भी इम्प्रूव हुई है। ये येलो वाला तो पहले का है, ब्लू वाली बार बाद की एनर्जी की है। तो सब में आप देखेंगे ये इम्प्रूवमेंट हुआ है एनर्जी में, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे वो फ्रंट हो, चाहे वो राइट हो, है ना। और चक्रों का भी अलाइनमेंट इनका इम्प्रूव हुआ है। सो ये बेसिकली आपको ये एक दिन एक यज्ञ का प्रभाव यहाँ पे एनाटॉमी करके आपका दे देता है। और ये एक ओवरऑल उसकी रिपोर्ट निकलती है कि जब हम हवन करते हैं तो क्या होता है। तो इनका जो हवन के पहले इनका स्ट्रेस थोड़ा सा कम था, पर थोड़ा सा बाद में बढ़ा था, लेकिन फिर भी वो रेंज में ही था। एनर्जी जो थी इनकी वही 38 थी, जो बढ़ के बाद में 42 हो गई थी। जो इनका बैलेंस था ऑर्गन्स का वो सेम था। ऑर्गन्स का जो डिसबैलेंस था वो इनका कम हो गया। पहले इनका ये जो था ऑर्गन्स ज्यादा डिसबैलेंस थे और ये बाद में बेटर होके बैलेंस हो गए थे। तो ये इनकी ओवरऑल पिक्चर थी। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसको मैं काफी इंपॉर्टेंस देती हूँ, और इसके ऊपर अभी हम लोग और काम करेंगे, पेशेंट्स के ऊपर भी काम करेंगे। तो हम यज्ञ के द्वारा ये देख सकते हैं कि पेशेंट्स को हम जब ट्रीट करते हैं तो उनकी एनर्जी में कितना इम्प्रूवमेंट आता है, हाउ दे फेयर। फिर एक यज्ञ के जो प्रभाव है हमारे ऊपर, वो हम ये देखते हैं कि यज्ञ करने के बाद हमारे अंदर एक शांति से आ जाती है, एक प्रसन्नता आती है, हमारा इमोशनल बैलेंस इंप्रूव करता है, अच्छा लगता है हमें। जनरल फीलिंग लोगों की ये रहती है। लेकिन इसको मेजर कैसे करें? तो फिर एक हमने हैप्पीनेस इंडेक्स है, वो हमने खरीदा था। ये जो है ये GSR इसका प्रिंसिपल है, गैल्वेनाइज्ड स्किन रिस्पॉन्स कहलाता है। क्या होता है कि हमारी जो स्किन होती है ये बड़ी सेंसिटिव और ये सब बताती है। हम जब किसी भी से एक्साइट हो जाते हैं या परेशान होते हैं तो वो रिस्पॉन्स हमारी स्किन में आ जाता है, और वो रिस्पॉन्स को ये मेजर करती है डिवाइस। तो ये इलेक्ट्रोडर्मल एक्टिविटीज जो होती है ना उसको ये मेजर करके बताती है। तो इसको हम हैप्पीनेस इंडेक्स मीटर से नापते हैं। तो हमने जो एक्सपेरिमेंट किया ये शांति कुंज में किया था। शांति कुंज में हमने कुछ लोगों को लिया था, 15 लोगों का ग्रुप था, जिनको हमने हवन के पहले उनका हैप्पीनेस मेजर की, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों के उंगलियों से मेजर करी। उसके बाद उनको हमने हवन करना, जो वहां पे शांति कुंज में हवन होता है, वहां तो बहुत बढ़िया हवन होता है। हवन करने के बाद वो लोग आए, बैठे, 10 मिनट के बाद उनका फिर हमने हैप्पीनेस इंडेक्स लिया।
ये जो हैप्पीनेस इंडेक्स की डिवाइस है वो ये है, आप देखिए जो हमने यूज की थी। इसमें आप ये देख लीजिए कि इसका जो इंडेक्स है नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर ये इंडेक्स 1 से 20 के बीच में है, मतलब बहुत कम है, तो हम बहुत खुश हैं, मोस्ट हैप्पी हैं, स्टेट ऑफ माइंड है हमारा। 20 से अगर 50 आता है इंडेक्स की वैल्यू, तो हमारा स्टेट ऑफ माइंड इज ओके, हैप्पी है, ठीक ठीक है। अगर ये 50 के ऊपर जाता, 50 से 75 आता, तो हम स्ट्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड में हैं। और यदि अगर ये 75 से 100 के बीच में, तो हम डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड में। ये जनरल इसकी नंबर्स हैं। तो हमने जब उस ग्रुप के लोगों के नंबर ये लिए थे, हैप्पीनेस को मेजर किया, तो जो येलो वाली लाइन है इसमें आप इंडेक्स देखेंगे, ये लाइन ऊपर ऊपर जा रही है और इंडेक्स सबके बढ़े हुए थे, 53, 49, 41, 35, 39, है ना, इस तरह से सबके ये इंडेक्स थे। और जब हवन किया, ये इनका राइट हैंड का है मेजरमेंट, हवन किया, हवन के बाद हम देखते हैं कि सबके इंडेक्स घट करके ना, ये 12 से घट के 10 रह गया, 53 से घट के 17 रह गया, 49 से घट के 30 रह गया, 41 से घट के 34 रह गया। मतलब थोड़ा बहुत मेजरमेंट में कमी सबकी आई थी। उनके जो रिस्पॉन्स थे, दे हैड इम्प्रूव्ड। तो ये कहना तो होता कि भाई हमें अच्छा लगता है, लेकिन उसको मेजर करके क्वांटिफाई करके दिखाना, प्रूव करने का, ये एक चैलेंज था जो कि हम लोगों ने यहाँ से इसको प्रूव किया। और ये उनके बाएं हाथ के रीडिंग्स थी। लेफ्ट हैंड में भी आप देखेंगे किसी का बहुत कम हुआ, किसी का ज्यादा कम नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी बहुत कमी ऑलमोस्ट सबकी ही हमको दिखाई पड़ी है। तो जो यज्ञ के द्वारा हम कहते हैं ना मन में शांति आती है, वो शांति वाकई आती है, लोगों के मन शांत होते हैं। कहीं ना कहीं हमारी वो जो हीलिंग एनर्जी जो यज्ञ की आती है वो हम एब्जॉर्ब करते हैं, उसकी वजह से ये हैप्पीनेस जो है ना हमारा, ये बढ़ जाता है, इम्प्रूव करता है ये। तो ये एक बहुत अच्छी फाइंडिंग है हमारी, जिसको कि हम ये यज्ञ के ऊपर हम लेके आए हैं। इस तरीके के हमने कई और भी रिसर्च किए, इनके हमारे रिसर्च के पेपर्स भी छपे हुए हैं। और आप लोग देखना चाहें तो हमारी वेबसाइट है www.yagyopathy.com। उसमें हमारे रिसर्च पेपर्स भी हैं, कुछ थोड़ा बहुत डेटा भी हमने उसमें डाला हुआ है। हम एक रेगुलर न्यूज़ लेटर्स भी निकालते हैं अपने रिसर्च के फाइंडिंग्स को लेकर के। क्या है कि जो यज्ञ है इसको लेकर के बड़ी लोगों में भ्रांतियां भी हैं, और ये एक रिचुअल की तरह आज हम लोग अभी इसको कर रहे हैं। पर यदि हम देखें कि उसके एक यज्ञ के इतने लाभ हैं, तो लोग इसके साथ जो जुड़ेंगे वो थोड़ा विश्वास के साथ जुड़ेंगे, आस्था के साथ ही नहीं जुड़ेंगे। आस्था तो जिनकी है वो तो वैसे भी कर रहे हैं, उनको लाभ मिल ही रहा है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। लेकिन जो लोग इसमें आस्था नहीं है, जो लोग तर्क में है, बुद्धिवादी ग्रुप के हैं, बहुत से लोग जो हमारे देखते हैं कि भाई बहुत धुआं कर रहा है, पॉल्यूशन कर रहा है, ये उनके लिए है। जो मुझसे लोग कहते थे कि हवन में इतनी कालिख होती है, ये कालिख हमारे अंदर भी जाती होगी, उसका मैं आप लोग को ये जवाब देना चाहती हूँ कि जो हवन है इसमें जो कालिख है ये हमारे अंदर नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है? इसका कारण ये है, आपने कभी यज्ञशाला का जो स्ट्रक्चर है वो देखा है? यज्ञशाला का एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, और ये ऊपर बीच में से खुली होती है। आपने देखा होगा बीच में से ऊपर से खोली जाती है, और साइड में भी ऊपर खुली होती है। अगर ये कमरे में भी है तो भी ऊपर साइड से खुली होगी और बीच से खुली होगी, नहीं तो कोई चिमनी जरूर ऊपर से लगा के इसमें हल्के से और इसका धुआं बाहर जाता है। क्यों? क्योंकि जो हम जब कोई भी चीज जला रहे हैं तो ये गैसेस जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तो प्रोड्यूस जरूर होती हैं, थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा, ये सीधे ऊपर निकलती हैं। और ये सीधे ऊपर होते हुए ये कार्बन कंपाउंड्स भी सब ऊपर निकल जाते हैं। लेकिन जो औषधीय धूम्र होती है, जो वेपर्स होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, ये सारे जो औषधीय धूम्र हैं ये नीचे लेवल पे रहते हैं, थोड़े भारी होते हैं, और ये धीरे धीरे करके निकलते रहते हैं। दे कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, बीच में बहुत सारे इंटरिम कंपाउंड्स बनते हैं जो हमारे लिए लाभकारी होते हैं। मेरा एक कल का सेशन होगा, उसमें मैं इसकी थोड़ी केमिस्ट्री भी डिस्कस करूंगी, आप लोगों को बताऊंगी कि क्या चीजें बनती हैं जो एटमॉस्फेयर के लिए लाभदायक होती हैं। पर ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये काफी देर तक बने रहते हैं, और ये धीरे धीरे करके ये भी ऊपर ही जाते हैं, फिर ये ऊपर ये भी निकल जाते हैं। लेकिन वो जो कालिख होती है छत पे ही जाती है, वो छत से ही निकल जाती है।
तो यदि आप अपने कमरे में भी कर रहे हो तो मेरा ये आप लोगों से निवेदन है कि अपने कमरे में भी करने पे आप अपने लेवल से ऊपर थोड़ी सी ओपनिंग खोल के रखिए खिड़कियों में, अगर रोशनदान है तो वो खोल के करिए, ताकि जो पोल्यूटिंग गैसेस हैं ये ऊपर से निकल जाए, ये आपके लेवल पे नहीं आएंगे। तो भाई साहब मैं अपना आज का यहीं रोकती हूँ। ठीक है, हमारे पास प्रश्न काफी आ चुके हैं। हाँ, तो इसमें एक करके आप प्रश्न चैट बॉक्स में देख लीजिएगा। और हम लोग क्या पीपीटी बंद कर सकते हैं ताकि लोग देख सकते हैं? पीपीटी बंद कर लेते हैं हम लोग, ताकि स्क्रीन साफ हो जाएगी हम लोग की। जी काफी प्रश्न आ चुके हैं, 6-7 प्रश्न आ चुके हैं इसमें। जरूर आएंगे लोगों को, जो लोग थोड़ा भी इसमें जानकारी रखते हैं तो उनके मन में प्रश्न रहते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन ये है कि अपना प्रश्न पूछें और फिर अनम्यूट करके म्यूट कर दें प्लीज, ताकि आवाज बिल्कुल साफ आए। एक एक करके जिनको भी पूछना है, जो पहले तो चैट बॉक्स में हम प्रश्न ले लेते हैं, वो स्टार्टिंग से लेते हैं। चैट बॉक्स में जो प्रश्न आए हैं, पहला प्रश्न हमारे पास कोई अवधेश नारायण वर्मा जी का आया हुआ है। अवधेश नारायण वर्मा जी ने एक प्रश्न किया है हमारे पास, आप देख सकती हैं। हाँ, इन्होंने, हाँ जी मैं देख रही हूँ, इन्होंने कहा है कि खाली धुएं से बढ़ने की बात समझ में नहीं आई, ऐसा क्यों है? उतना ही चाहिए, थोड़ा बहुत कम होना चाहिए, पर बढ़ना तो नहीं चाहिए। नहीं, ये बात मैं आपको भाई साहब यही मैं बता रही हूँ कि हमको लगता था कि धुआं तो एक ही सी चीज है ना, देखने में तो एक जैसे ही लगता है, लेकिन दोनों के धुएं में जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, ये जमीन आसमान से होता है। जो वहाँ पे हमने हवन किया वहां पे कम क्यों हुए? क्योंकि वहां पे जो प्रोडक्ट्स, वो मैं कल डिस्कस करूंगी कि जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो क्या बनते हैं, और वो तभी बनते हैं जब हम उसमें देसी घी यूज कर रहे हैं, गुड़ यूज कर रहे हैं और हवन सामग्री यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हमने साधारण धुआं किया, जहाँ पे जैसे पत्तियां जला दी या लकड़ी जला दी, तो आप देखेंगे कि वहां पे एकदम से बढ़ जाते हैं। और ये सिर्फ मेरे एक्सपेरिमेंट्स में नहीं बढ़े, आप जो लखनऊ में NBRI के साइंटिस्ट ने किया था, उनकी भी वो देखिए 345 हो गए थे, जो कि नॉर्मली शायद 28 और 30 के बीच में कमरे में रहते हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये जहाँ पे बढ़े, ये क्यों बढ़े? क्योंकि वो जो साधारण धुआं था वो उनका भोजन था, वो गंदगी, दैट वाज सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन। उनमें जो भी चीजें रही होंगी वो तो मैंने एनालाइज नहीं करी, क्योंकि साधारण जला के तो किसी ने अभी एनालाइज करके नहीं देखा कि उसमें क्या चीजें होती हैं। पर चूंकि वो बढ़ गए तो जरूर उनके फेवरेबल सर्कमस्टांसेस बन गए होंगे, उससे ये रेफर की, मतलब मैंने ये सोचा कि जरूर उनके लिए कुछ भोजन या उनके लिए अच्छी चीज होगी जो जिससे उनकी मल्टीप्लिकेशन हो गया है। क्या होता है कि जो पूरी प्रकृति है ना, ये एक चक्र रहता है, जो हमारे लिए वेस्ट है वो दूसरों के लिए ये भोजन होता है। हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तो पेड़ों का भोजन है, पेड़ उसको खींचते हैं, उससे वो अपना भोजन बनाते हैं, और फिर वो ऑक्सीजन निकालते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद होती है। तो इसलिए ये एक पूरा चक्र होता है। माइक्रोब्स का भी एक चक्र होता है, जहां भी गंदगी होगी आप देखेंगे वहां पे अगर आप जाकर के इनकी स्टडी करें बहुत ज्यादा होंगे। अगर आप अपने पर्दों को झाड़ के वहां पे आप देखेंगे, इनकी कॉलोनीज थाउजेंड्स में आ जाएंगी, क्योंकि ये जो एरिया साफ नहीं होते ना, रोज पर्दे तो कोई साफ नहीं करता है, सोफे की टेपेस्ट्री है अगर कपड़े की है तो नहीं कोई साफ करता है। तो यहाँ पे अगर आप हाथ मारेंगे तो आप देखेंगे कि उसके बाद आप सैंपलिंग करेंगे तो बहुत कॉलोनीज इनकी आ जाती हैं। जी समझ गए। आप मुझे होस्ट कर सकते हैं। मैडम कल कौन सा टाइम है? कल यही टाइम रहेगा क्या? हाँ भाई साहब, कल यही रहेगा। आप मुझे होस्ट बना दीजिएगा। धन्यवाद दीदी, आप मुझे होस्ट बना दीजिएगा जी। अब एक एक करके क्वेश्चन पूछिए। अब दूसरा अनिल मित्तल जी ने लिखा है कुंडी का क्या अर्थ है? कुंडी तो कुछ नहीं, कुंड, कुंडी, कुंड जो होता है ना, हवन कुंड जिसमें हम हवन करते हैं, वो कुंड आता है। तो 5 कुंडी के यज्ञ जो किया था, मतलब 5 कुंडों में यज्ञ किया गया था खुले में। जी, किसी ने जवाब भी दिया है जी। एक इनका ट्रीटमेंट पूछा है किसी ने, तो देखिए जो हाँ जी, जो एक्यूट प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि अगर किसी को सर्दी जुकाम हो गया है या फीवर हो गया है, वायरल फीवर हो गया है, ये एक्यूट प्रॉब्लम्स आपकी हफ्ते 3 से 5 दिन 7 दिन में ठीक हो जाती हैं। इवन फर्स्ट डे भी, अगर शुरुआत है, अगर आपने शुरुआत में ले ली तो फर्स्ट डे भी ठीक हो जाएगी, फिर वो बढ़ती नहीं है। हम लोगों ने क्लिनिकल कुछ अपने एक्सपेरिमेंट्स की उसमें देखा है। लेकिन जो क्रोनिक प्रॉब्लम्स हैं, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, कैंसर की है या डायबिटीज की है, इनमें टाइम लगता है, बट आपको लाभ का वो ट्रेंड दिखना स्टार्ट हो जाता है कि फायदा हो रहा है जी।
पुरुषोत्तम जी, घर पर धूनी करना और हवन करने में क्या फर्क है? ये पुरुषोत्तम शर्मा जी हैं, योगा क्लासेज लेते हैं द्वारका में। ये पूछ रहे हैं घर पर धूनी करना और हवन करने में क्या फर्क है? जी देखिए, घर में जब आप खाली धूनी करेंगे ना, उसमें पॉल्यूशन होने का डर रहता है, क्योंकि जब हम धूनी करते हैं तो अग्नि पूरी प्रज्वलित नहीं होती है। स्लो फायर में हम जब कोई चीज डालते हैं तो कंप्लीट कंबशन नहीं होता है, और जब कंप्लीट कंबशन नहीं होगा तब ये आपकी गैसेस, पोल्यूटिंग गैसेस बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, NO2, ये सब चीजें बनती हैं। तो अगर हम हवन में हमेशा ये कहते हैं कि जो सावधानियां की बात करी वो मैं कल थोड़ा बता दूंगी, कि जब अग्नि पूरी जल जाए, अच्छे से प्रज्वलित हो जाए, मतलब हवन कुंड के ऊपर एक बलिष्ठ के करीब आ जाए, तब आपको हवन सामग्रियों की आहुतियां देनी चाहिए, और वो भी उस जो वेल बनता है ना लकड़ियों के बीच का, उसमें डालनी चाहिए। तो क्या होता है कि एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में कंट्रोल्ड टेम्परेचर पे रिएक्शंस होते हैं। और हवन सामग्री जो सावधानियां, मतलब चलिए मैं भी बता देती हूँ। ये जो हवन सामग्री है बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। जो लकड़ियां आप यूज कर रहे हैं वो भी बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। चाहे तो गाय के गोबर के आप कंडे लेंगे तो बिल्कुल पतले पतले और सूखे होने चाहिए। जितना ये सूखे होंगे उतने ये ज्यादा अच्छा जलेंगे। कंडे बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा जो कैप्चर होती है वो ज्यादा होती है, वो जलते ज्यादा हैं, और एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन है वो कम खींचते हैं, नहीं खींचते हैं। तो आपका हवन अगर प्रॉपरली आपने अरेंज की है लकड़ियां, उसमें हवा का सर्कुलेशन बना हुआ है, हवन सामग्री सूखी हुई है, एकदम भुनी नहीं होनी चाहिए, लकड़ियां साफ, लकड़ियां भी अगर आप यूज करें तो उनको पतली कटवा लीजिए, धो लीजिए, सुखा लीजिए। उनमें फंगस काली वाली जो लगी होती है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वो बहुत बड़ी हार्मफुल होती है। मिट्टी विट्टी भी लग जाती है, गंदी होती है, हवा पानी वैसे, तो उसको धो के साफ करके सुखा के तब आप प्रयोग में लाएंगे। और देसी घी की मात्रा, थोड़ा सा देसी घी को पहले आप हवन सामग्री और उसमें भी मिला लेंगे। उसके बाद एक जना सिर्फ घी की ही आहुतियां देगा, उससे क्या है ना, कंबशन होता रहेगा पूरा, किसी भी स्टेज पे धुआं नहीं होगा। तो ये जो तरीका है उससे आपका पोल्यूशन कम होगा, और आपका जो धूम्र जो निकलेगा, फिर वो दिखता कम है, जो धूम्र अब निकलेगा, जो मेडिकेटेड फ्यूम्स होते हैं ये कम दिखते हैं, लेकिन ये आपको आपके मतलब बहुत देर तक बने रहते हैं। जब आप कहीं भी हवन करिए और आप चाहे 2 घंटे बाद भी कमरे में आएंगे, आपको स्मेल से पता चलेगा। वो जो स्मेल है वो क्या है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कीटोनिक कंपाउंड्स है, एल्डिहाइड्स है, बहुत सारी चीजें बनती है, वो रहते हैं एटमॉस्फेयर में बहुत देर तक। एंड वो बहुत स्लोली ना, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कंबशन, सनलाइट रहती है, तो कुछ रिएक्शंस चलते रहते हैं, ये पता। बहन जी, मैं एक बात और पूछ रहा था आपसे कि जो हवन सामग्री की सामग्री क्या है, मतलब हवन करने की जो सामग्री है वो बाजार से सामग्री लेके बनाया है, या उसके अंदर तिल, जौ, मतलब अक्षत और बाकी चीजें भी उसमें मिलाई जाती हैं, तो उनको भी इंक्लूड करना है? नहीं, आपको देखिए जो ये बाजार में मिलती हवन सामग्री किसी की वो मत खरीदिए। अगर हवन सामग्री लेनी है तो आप शांति कुंज की या आर्य समाज की या किसी ऐसी संस्था की लीजिए जो कि इसी के लिए काम करती हो, क्वालिटी चेक करके बनाती हो। शांति कुंज में मैं आपको बताऊं, जो हवन सामग्री होती है उसके ऊपर रिगरस टेस्टिंग होती है, 4 लेवल पे टेस्ट होते हैं, उसके बाद वो उसको सैंपल को वो एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद वो सैंपल जो है धूप दिखाया जाता है, धो करके सुखाया जाता है, फिर उसमें से जो खरपतवार अलग चीजें मिक्स होती है निकाल के, और उसको वो लोग तब बनाते हैं, तो शुद्ध होती है वो। इसको आप क्योंकि अगर शुद्ध नहीं होगी चीजें, वही चीजें आप सांस में अंदर लेंगे, अशुद्ध हवन सामग्री जलाएंगे तो अशुद्धता आएगी आपके अंदर। तो हवन सामग्री शुद्ध होनी बहुत जरूरी है, जो हम लोग भी बनाते हैं, देव संस्कृति विश्वविद्यालय में भी मेडिसिन की बनती हैं शांति कुंज में, और शांति कुंज की बुलंदशहर से भी मिल जाती है, चेतना केंद्र पे भी मिल जाती है। आप लोग यहाँ से थोड़ा सा मेहनत करके लीजिए, ऑनलाइन भी अब तो अवेलेबल है। और इसमें देसी घी और गुड़ 2 चीजें तो जरूर मिला लीजिए, और यदि आप मिलाना चाहें तो थोड़ा सा तिल, थोड़े से जौ, ये भी मिला सकते हैं। यदि हवन सामग्री मान लीजिए आपके पास नहीं है, इस पीरियड में हम नहीं कहीं से बाजार में अवेलेबल हो पा रही है, घर में ही करना चाहते हैं, तो आप देसी घी, गुड़ और चावल मिला लीजिए, हो तो जौ तिल भी घर में ले लीजिए। बस यही मिक्सचर से आप अपने डेली का हवन कर सकते हैं, और ये आपके लिए एटमॉस्फेयर के लिए ये भी काफी फायदेमंद है।
आदरणीय दीदी जी, हमारा कल भी सेशन है हमारा, और मैं समझता हूँ आदरणीय आशुतोष अग्रवाल साहब, आपका प्रश्न कोई हो तो आप भी अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, वरना कल का सेशन रहेगा। और दीदी इसमें एक बात और पूछनी थी, आज के समय में काफी लोग मेंटल, जिसे कहते हैं मानसिक बीमारी है, और कहते हैं इंडिया में लगभग 5-6 करोड़ लोग मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं। शायद इसमें कोई विशेष सामग्री है जिसके तहत वो मानसिक बीमारी से शायद अपने आप को दूर कर सकते हैं। जी, वो हवन का जो प्रभाव है, ये एक्चुअली तो मैंने भी चिकित्सा यज्ञ पे बात नहीं की ज्यादा, क्योंकि टाइम कम था, कि हवन जो है ये चिकित्सा के लिए खाली शारीरिक फिजिकल ही ट्रीटमेंट नहीं करता, ये बहुत बढ़िया इलाज है। ये फिजिकल लेवल पे तो एक्ट करता है, लेकिन ये सबसे अच्छा एक्ट करता है हमारे मानसिक संस्थान के ऊपर। जो भी हम सांस लेते हैं, ये सांस हमारी सांस के द्वारा यहाँ तक जाती है, और फिर ये जो नली है वो नीचे आती है, लंग्स में जाती है। तो जो यहाँ पे हमारे ब्लड के वेसल्स हैं, वो सारे वहां पे भी एब्जॉर्ब हो जाती है, और उसके बाद जब हम यज्ञ की जो हीलिंग एनर्जी निकलती है, वो हमारे मेंटल उस पर बहुत एक्ट करती है। तो बहुत से लोगों पे काम किया है, डिप्रेशन लोगों का काफी कम हुआ है, लोगों को एस्थमा में भी इसमें बहुत आराम मिला है, जबकि सांस की प्रॉब्लम थी, लेकिन सांस की प्रॉब्लम में, एस्थमा में ये यज्ञोपैथी बहुत कारगर है। मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति। हम लोग तो शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः।